जी हाँ दोस्तों, अभी हमने जो रासायनिक विज्ञान का हमने पाठ पढ़ा था, अभी हमने क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी लिया था। क्वांटम संख्या जैसे आप जान चुके हैं, क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और चारों क्वांटम संख्या का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पाउली का अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम, साथ ही साथ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और अफवाह का नियम आप जानेंगे। तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं पाउली की अपवर्जन का सिद्धांत। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, पाउली का अपवर्जन का नियम यह है कि 1925 में इनके द्वारा दिया गया था और इनके अनुसार दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम जो संख्या है ना, उनका मान बिल्कुल समान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, ये तो बात आप भी जानते हैं। और ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों जैसे एल, एन, एल और एम के मान एक ही हों तो उनका चक्रण विपरीत होगा। जैसे अगर मान लीजिए 3 क्वांटम अगर समान हो भी गए, मान लीजिए 3 क्वांटम संख्या जैसे एन भी सही हो गया, एल और एम, इन तीनों यदि क्वांटम संख्या समान हो गए तो लेकिन जो चक्रण वाला, स्पिन वाला है, वो ज़रूर अलग होगा। इसीलिए अब हम कह सकते हैं, पाउली जी ये कह रहे थे कि 1925 में इन्होंने ये बोला था कि सारे क्वांटम संख्या एक जैसे नहीं हो सकते। अब देखिए हुंड का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहते हैं कि हुंड जी ये कहते कि भैया देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है पहले एक एक सबके दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए लिथियम, मान लीजिए लिथियम नहीं, सोडियम है, सोडियम का मान लो 11 है, ठीक है। तो इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, है ना। और 2p क्या आएगा भैया, तो 2 2 4 तो हो गए, 2p 6 हो गया, और 3s1 2 4 मतलब जो भी है S1 आ जाएगा। तो S1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यानी 6 4 देखो यहाँ तो अकटक है, लेकिन ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिकतम है। तो अब यहाँ पे देखना कि जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसमें भरेंगे तो देखिए एक 1s को भरेंगे, एक 2s को भरेंगे और इसके बाद जो p ब्लॉक है वो भरेंगे। तो इसमें टोटल 11 है, तो देखो कैसे भरने हैं। जैसे इसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट ना मैं आपको समझा दूँ। हाँ, उसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पहले मैंने इनमें एक एक भर दिया, इसमें भी मैंने एक भर दिया, इसमें भी मैंने एक भर दिया, इसमें भी एक भर दिया। कितने ख़त्म, 1 2 3 4 5 ख़त्म। फिर मैं दूसरा भरने लग जाऊंगा, ठीक है। तो मैं जो दूसरा भरूंगा इसमें, समझिए मेरी बात, जब इसमें जो है मैं दूसरा भरूंगा तब क्या होगा देखिए, तब देखिए अब ये मैंने एक एक भरा ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इसके बाद 6 7 8 9 10 11, तो एक ठो अकेला रह जाता है ना, अभी जैसे मैंने बताया था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उंड का अधिकतम गुणत्व का नियम ये होता है कि पहले सबको एक एक दिया जाता है, इसके बाद पेयर बनाया जाता है, यानी पहले युग्मित किया जाएगा, आयुग्मित किया मतलब किया जाएगा अलग अलग, फिर इसके बाद उनको डबल डबल किया जाता है, पहले एक एक सबको बांट दिया जाता है, ठीक है। चलिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इनका ये था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता बहुत ही इजी है। इनका ये था कि इसके अनुसार किसी भी कण की स्थितियाँ, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट नहीं हो सकता। यह कि किसी भी चीज़ का, किसी भी कण की जो पोजीशन होगी और वेलोसिटी एक जैसा नहीं हो सकता। अफवाह का नियम क्या है, इस नियम के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कक्षों को इस तरह रखा जाता है, जैसे कि अगर 1s आया है तभी 2s आएगा, 2s के बाद तब p ब्लॉक आएगा, जब p ब्लॉक के जस्ट बाद तब 3s आएगा, फिर 3p आएगा और 3p के बाद 4s आएगा। मान लीजिए यहाँ तक ठीक है। जैसे ही 4s होता है तब 3d यानी इसे देखो 1 2 3, 2 में तो d नहीं आएगा लेकिन 3 में d आता है, लेकिन देखो 4s के बाद 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर देखो 5s के बाद ना इसी s ब्लॉक के जस्ट बाद d ब्लॉक आया था, देखो s ब्लॉक के बाद d ब्लॉक आया, फिर 5p आया, फिर 6s आया। अब देखो 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब 6 के बाद अब f ब्लॉक, 4 वाले में से f ब्लॉक चालू हो जाता है, तब 4f आएगा, तब फिर 5d होगा, ठीक है। देखो 4f के बाद फिर 5d आ रहा है ना, फिर 6b 7c। तो कुल मिला के इनकी जो क्रम है ना बेटा, वो सारे अफवाह का नियम के अनुसार ही चलते हैं, ठीक है। इसका एक चलता भी है, बनता भी है, उसका हिसाब से आप 11th में पढ़े होंगे। अब हम थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समस्थानिक और संभारिक चीज़ें जान लेते हैं। समस्थानिक किसे कहेंगे, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न रहेगा, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल ज़रूर लिख लीजिएगा। इसको हाइड्रोजन का है, जैसे H1 है,
तो हाइड्रोजन का है, और H2 फिर हो जाता है उसे प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, है ना। तो इस तरह हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम ऐसा कह के बोलता जाता है, तो इसका नाम भी अलग अलग होता है। चलिए, समस्थानिक समभारिक भी होता है। समभारिक उसको कहते हैं। समस्थानिक के कुछ उदाहरण जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम में जो इनकी इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होगी वो एक जैसा होगा। जैसे यूरेनियम ये है, पर चट्टानों की आयु को ज्ञात करने में करते हैं। सोडियम, वैसे परमाणु भार इसका 24 है, सोडियम 24 है, रक्त के थक्के का पता लगाने में करते हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिक हैं जैसे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट भी इसका गुण एक जैसा होता है, 60 होता है, ये रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में करते हैं। आर्सेनिक 74 है, तो इस ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। आयोडीन जो 131 है, थायराइड ग्रंथ करने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फास्फोरस 32, देखो फास्फोरस जो 32 नंबर पे आता है, 32वें स्थान में है, ये ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। लोहा 59, अरक्तता रोग पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। तो देखो सबका अलग अलग है, बहुत समस्थानिक है, इनकी समस्थानिक एक जैसे, इनके परमाणु क्रमांक सब एक जैसे आएंगे, लेकिन इनका उपयोग जो है ना अलग अलग है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है वो पोलेनियम है, उसका बहुत ज़्यादा समस्थानिक होता है। ठीक है, तो समस्थानिक के बहुत सारे नाम आ गया, क्या क्या नाम, यूरेनियम, सोडियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक, आयोडीन, फास्फोरस, लोहा। तो यूरेनियम का प्रयोग चट्टान की आयु की गत करने करते हैं। सोडियम का उपयोग रक्त के थक्का को पता लगाने में करते हैं। कोबाल्ट का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में करते हैं। आर्सेनिक का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि कर पता करने के लिए, थायराइड ग्रंथि को उपचार के लिए, यह भी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। फास्फोरस जो है ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। लोहा जो है अरक्तता का रोग पता लगाने में करते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व जो है एक महत्वपूर्ण हो जाता है, पोलेनियम होता है। क्या होता है बेटा, पोलोनियम, ध्यान रखिए। अब समभारिक की बात करते हैं, तो समभारिक क्या होते हैं बताइए। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। मतलब समान परमाणु द्रव्यमान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, तो आर्गन का जैसे 18 है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 40 ही होगा। पोटेशियम 19 है लेकिन इसका 40 ही होगा। अब कैल्शियम जो है 20 ही होगा लेकिन इसका समभारिक जो है परमाणु द्रव्यमान है 40 ही होगा। तो आर्गन, क्रिप्टॉन और आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। अब सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं भैया, तो सम न्यूट्रॉनिक भी जानना जरूरी है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का, H3 या हीलियम का, इन दोनों के परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है, इसलिए समझ रहे हैं ना, तो उसमें सम न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। तो यहाँ तक का आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैंने अच्छे से सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक और कुछ समस्थानिक उसका उपयोग, समस्थानिक किसे, अभाव का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का, इतने सारे टॉपिक हमने चर्चा किया। आशा करते हैं ये बीच समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।